एक कहावत है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इंसान वक्त के साथ अपने आप में बदलाव नहीं कर पाता है, या तो वो वक्त के काफ़ी पीछे रह जाता है या फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए आज के समय में बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए माता पिता दोनों ही नौकरी करने लगे हैं। आज की कहानी में भी एक शादीशुदा महिला सुबह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए तो निकलती है, पर जैसे ही अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर जाती है, एक व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और अपराधी को पकड़कर जब सामने लेकर के आती है, तो वाकई में उसे देखने के बाद किसी को भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है हसनगंज, और इसी हसनगंज का एक मोहल्ला आता है रमबगिया, और इसी रमबगिया मोहल्ला का रहने वाला शकील अहमद। शकील जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो पेशे से एक दर्जी है। शकील की पत्नी का नाम है शबनम। शबनम जिसकी उम्र है 30 साल, जो एक कॉल सेंटर में नौकरी करती है। शकील के 2 बच्चे भी हैं। चूँकि शकील और उसकी पत्नी दोनों अपनी नौकरी से ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए अपने परिवार के साथ खुशहाल के तरह ज़िंदगी भी व्यतीत करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 5 मार्च की सुबह सुबह। हर रोज़ की तरह शबनम अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलती है। उस वक्त उसका पति शकील थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने बेड पे चला जाता है, पर जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है, शकील के कानों में दरवाजे पर उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। शकील जब जा कर के दरवाज़ा खोलता है तो सामने अपनी पत्नी को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल दरवाजे पे उसकी पत्नी शबनम गंभीर अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। शकील जैसे ही अपनी पत्नी को इस हालत में देखते उसे आनन फानन में उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो मालूम चलता है कि शबनम की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। चूँकि मामला पुलिस का था, इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और सबसे पहले शबनम की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि शबनम के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में शबनम के पति शकील से पूछताछ करती है, तो शकील कहता है कि साहब, मेरी पत्नी हजरतगंज के एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। हर रोज़ की तरह सुबह सुबह अपने ड्यूटी के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पर किसने हमला किया, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। पुलिस सबसे पहले शबनम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर शकील के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए सबसे पहले घटनास्थल पर जाती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं था जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपराधियों तक पहुँचने के लिए शबनम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें 2 ऐसे नंबर मिल जाता है जिस पे शबनम पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी, जिसमें एक नंबर सईद अख्तर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सईद अख्तर जो कानपुर के अनवरगंज थाने का रहने वाला है, और ये सईद अख्तर कोई और नहीं बल्कि शकील का ही बड़ा बहनोई है। दूसरा नंबर संजय के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये संजय कोई और नहीं बल्कि शबनम जिस कंपनी में काम कर रही थी, उसी कंपनी में संजय भी काम करता है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस सबसे पहले सईद को थाने में बुलाती है और फिर सईद से पूछताछ करती है कि तुम शबनम से इतनी बातचीत क्यों करते थे। सईद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा और शबनम के बीच हंसी मजाक का रिश्ता था, इसीलिए अक्सर हम दोनों के बीच में बातचीत भी होती थी। लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी सईद से कई तरह का सवाल करती है। सईद भी पुलिस के सवालों का इतने बेबाकी तरीके से जवाब देता है कि पुलिस को भी सईद के ऊपर शक नहीं जाता है।
इसीलिए पुलिस सईद को छोड़ देती है और फिर संजय को थाने में लेकर पहुंच जाती है। 15 मार्च को जब पुलिस संजय को थाने में लेकर के पहुंचती है, सबसे पहले उससे सवाल करती है कि तुम्हारा और शबनम के बीच में रिश्ता क्या था और फिर तुम दोनों इतने बातचीत भी क्यों करते थे। इस पे संजय भी पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। संजय पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा और शबनम के बीच में अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने शबनम की हत्या नहीं किया है। पर संजय पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताता है कि पुलिस संजय के ही तहरीर पे फिर से शकील के बहनोई सईद को अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर सईद से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। तब सईद पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मेरा शबनम के साथ में अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने शबनम की हत्या नहीं किया है। लेकिन सईद इस बार जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, अब पुलिस को सईद के बातों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस जब सईद के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू होती है, आखिरकार सईद अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सईद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले, जब शकील शबनम से शादी करके अपने घर लेकर के आता है। शबनम जो हरदोई जिला के संडीला की रहने वाली है, एमए तक की पढ़ाई कर चुकी है, दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत। शकील जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। शकील उस वक्त भी दर्जी का ही काम करता है। इधर शकील की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है नजमा। नजमा से ही सईद अख्तर की शादी हुई है। नजमा और सईद की शादी हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नजमा के कोई बच्चा नहीं है। इधर सईद भी जो कानपुर के अनवरगंज का रहने वाला तो है, पर कोई काम धंधा भी नहीं करता है। इसीलिए एक दिन शकील अपने बहनोई सईद के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। जब इस तरह की बातें कहता है, सईद भी शकील की बात मान लेता है और फिर शकील के घर पे पहुंच जाता है और फिर शकील के ही घर में सेकंड फ्लोर पे रहने लगता है और फिर बगल के ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, वक्त के साथ शकील के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। शकील के घर में जब 2 बच्चे आ जाते हैं, शकील के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। इसीलिए शकील अब अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगता है, जिस वजह से शकील अब अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, जिस वजह से शबनम की भी अब हसरतें पूरी नहीं हो पाती है। उसे रात्रि के वक्त अपने पति की कमी महसूस होने लगती है और इधर उसका फ़ायदा शकील का बहनोई सईद उठा लेता है। हालांकि सईद शबनम से उम्र में लगभग 15 साल बड़ा है। चूँकि सईद और शबनम के बीच में हंसी मजाक का रिश्ता होता है, इसीलिए सईद हंसी मजाक में शबनम को कुछ ऐसी बातें कह देता है कि शबनम को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सईद उससे चाहता क्या है। इधर शबनम को भी जब अपने पति से हसरतें पूरी नहीं हो पाती है, ना चाहते हुए भी अपने आप को सईद के हवाले कर देती है और फिर शकील के घर के अंदर ही सईद और शबनम के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि इस बात की जानकारी शकील को कभी नहीं मालूम चलता है, पर इधर शकील जितना भी पैसा कमाता है, उन पैसों से जब उसके घर का खर्च नहीं चल पाता है, एक दिन शबनम अपने पति से कहती है कि मैं एमए तक की पढ़ाई कर चुकी हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं भी कोई नौकरी कर लेती हूँ। शकील अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य देखते हुए अपनी पत्नी को इजाज़त दे देता है। उसके बाद से शबनम भी एक नौकरी की तलाश करनी शुरू कर देती है और बहुत जल्द ही शबनम की यह तलाश भी पूरी हो जाती है और हजरतगंज में ही उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। हालांकि शबनम जब कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए जाती है तो अक्सर वहां कंपनी में छोड़ने के लिए सईद ही जाता है और वहां से लेकर के घर भी आता है। कंपनी में नौकरी करने के बावजूद भी सईद और शबनम के बीच में ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन शबनम जिस कंपनी में काम करने के लिए जाती है, वहीं पे शबनम की मुलाकात संजय से होती है। संजय जो ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन शबनम से उम्र में लगभग 5 साल छोटा है। संजय भी जब पहली बार शबनम को देखता है तो शबनम की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है और फिर शबनम के नज़दीक जाने के लिए जब शबनम कंपनी में काम करने के लिए जाती है तो काफ़ी हद तक उसकी मदद भी करने लगता है, जिस वजह से शबनम भी अब संजय के काफ़ी नज़दीक आ जाती है
और ना चाहते हुए भी संजय और शबनम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन संजय और शबनम के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इधर इस बात की जानकारी सईद को मालूम चल जाता है, क्योंकि सईद एक दिन शबनम और संजय को एक रेस्टोरेंट में बैठ करके बातचीत करते हुए देख लेता है, जिस वजह से सईद को अब शबनम के ऊपर शक हो जाता है। हालांकि इस बारे में सईद जब शबनम से पूछताछ करता है तो शबनम भी सईद से झूठ बोल देती है कि मेरा संजय के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। चूँकि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए मजबूरी हम दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सईद को शबनम की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए सईद शबनम के ऊपर दबाव डालने लगता है कि तुम संजय को छोड़ दो। लेकिन सईद के लाख दबाव देने के बावजूद भी शबनम संजय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर सईद को जब पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में शबनम का संजय के साथ में अफेयर चल रहा है और वो किसी कीमत पर संजय को नहीं छोड़ेगी, सईद शबनम को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर एक मौके का इंतजार करने लगता है। हर रोज़ के तरह 5 मार्च की सुबह सुबह जब शबनम अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलती है, जैसे ही अपने घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर जाती है, वहाँ पे जब सुनसान जगह मिलता है, पहले से ही सईद उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल सईद अपने चेहरे पे गमछा बांध रखा था और अपने पास एक कैंची भी लिया हुआ था। जैसे ही सईद को मौका मिल जाता है, उसी कैंची से शबनम के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी शबनम वहाँ से अपने आप को कैसे भी घसीट करके दरवाजे तक पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही इधर आवाज़ उसके पति शकील को सुनाई देता है, शकील आनन फानन में अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में तो जाता है, लेकिन रास्ते में ही शबनम की मौत हो जाती है। वाकई में सईद जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी असलियत जब शकील को मालूम चलता है, तो शकील को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी का 2 लोगों के साथ में अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने सईद के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर उसे अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिसमें मेरा पहला व्यूअर है चेतन देशमुख। चेतन देशमुख जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं पवन कुमार। पवन कुमार जो हुसैनी गांव मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं रजत। रजत जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सूर्यमणि। सूर्यमणि जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।